तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है महावीर बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है, रिमेनिंग टाइम में। हाँ, आज हमको जो टॉपिक्स पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेन और सिलिकॉन। कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं? सिलेन एंड सिलिकॉन, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों का मतलब क्या होता है, सिलेन का मतलब क्या होता है और सिलिकॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन CH4 बना सकता है। क्या बना सकता है? CH4 बना सकता है। साथ में ये बना सकता है C2H6 बना सकता है, ये बना सकता है C2H4 बना सकता है, ये बना सकता है C2H2, ठीक है। इस प्रकार से क्या मैं इसको हाइड्राइड बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन? पॉसिबल है, यस। Why it is called as hydrides? Because this is a binary compound. In this binary compound, at least one hydrogen is present और at least one hydrogen present है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन है, इट्स ओके, सही है, हाइड्रोकार्बन है। बट क्वेश्चन इज दैट क्या मैं इसको हाइड्राइड बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको हाइड्राइड बोल सकता हूँ? तो आपका आंसर आना चाहिए S। Why S? बिकॉज यहाँ पे बाइनरी मॉलिक्यूल है और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सपोज मैंने बोला यहाँ पे कार्बन है तो इसको कार्बाइड जैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसको छोड़ दो, पहला ध्यान देते हैं हाइड्राइड की तरफ। यहाँ पे जो कार्बन के हाइड्राइड्स होते हैं, यहाँ पे जो कार्बन के हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्राइड्स को कहा जाता है एल्केन, या तो कहा जाता है एल्कीन या तो कहा जाता है अल्काइन। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं इसको एल्केन कहा जाता है। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे कार्बन का हाइड्राइड बनाया, कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो CH4 मिला, वैसे ही हम सिलिकॉन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो SiH4 मिलेगा। क्या मिलेगा? SiH4 मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको एल्केन बोलते हैं, वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं सिलेन। क्या बोलेंगे? सिलेन, ठीक है। तो कार्बन का जो हाइड्राइड होता है उसको कहते हैं एल्केन, सिलिकॉन का जो कार्बाइड हाइड्राइड होता है उसको बोलते हैं सिलेन। क्या बोलते हैं? सिलेन, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिलेन। जर्मेनियम का जो रहेगा उसको बोलेंगे जर्मेन। क्या बोलेंगे? जर्मेन। तो इस प्रकार से ये होते हैं ग्रुप नंबर 14 के हाइड्राइड। मेन काम का सिलेन नहीं है, यहाँ पे देखो मोनोसिलेन, डाइसिलेन, ट्राइसिलेन और हेक्सासिलेन लिखा हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ SI अटैच्ड टू हाइड्रोजन, अटैच्ड टू हाइड्रोजन, अटैच्ड टू हाइड्रोजन, ये हमारा मोनोमरिक फॉर्म है, ये हमारा मोनोमरिक फॉर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसिलेन। क्या बोलेंगे? मोनोसिलेन। अब मोनोसिलेन क्यों बोला? क्योंकि सिलेन का मतलब होता है CH4 का एक मोनोमर यूनिट और हमारे पास एक ही मोनोमर का यूनिट है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोसिलेन। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, दो पार्ट को कंबाइन किया। हमने क्या किया, यहाँ से एक पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है और दो पार्ट को कंबाइन किया और दो पार्ट को कंबाइन करने की वजह से इसको हम बोलेंगे डाइसिलेन। क्या बोलेंगे? डाइसिलेन। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर जब हमने यहाँ पे किया था SiO, O और O-, इसको हमने बोला था सिलिकेट। जब हमने एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ ज्वाइन किया था, जब हमने एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ ज्वाइन किया था तो ये सिलिकेट जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइन हुआ था या सिलिकॉन के थ्रू ज्वाइन हुआ था। जब एक मोनोमर से दूसरे मोनोमर को ज्वाइन किया था
एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट से ज्वाइन किया था, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइंट हुआ था या सिलिकॉन से? ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइंट हुआ है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस एक मोनोमर के पास ऑक्सीजन है और इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हुआ है, तो यहाँ पे ये किसके थ्रू ज्वाइंट होना चाहिए था? जैसे एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइंट हुआ है, वैसे ही यहाँ का एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर के साथ ज्वाइंट होगा तो किसके थ्रू ज्वाइंट होना चाहिए था? वो होना चाहिए था हाइड्रोजन से, होना चाहिए हाइड्रोजन से। हुआ किससे? सिलिकॉन से। होना चाहिए था हाइड्रोजन से, हुआ कहाँ से? सिलिकॉन से। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हम बीच में हाइड्रोजन को लगा देंगे तो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है और इसीलिए हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है और हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से यहाँ पे हम बीच में हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर जैसे हमने वहां पे बीच में ऑक्सीजन कॉमन था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कॉमन हो सकता है। आप सोचोगे तो कोई गलती नहीं है उसमें। तो बोला था मोनोसिलेन से डाइसिलेन बनने के टाइम पे बीच में हाइड्रोजन क्यों नहीं आएगा? बीच में हाइड्रोजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा और इसको रोकने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये बनेगा ऐसा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक सिलिकॉन रहेगा तो मोनोसिलेन बोलेंगे, 2 सिलिकॉन रहेगा तो डाइसिलेन बोलेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे है सिलिकॉन अटैच टू सिलिकॉन अटैच टू सिलिकॉन अटैच टू सिलिकॉन और यहाँ पे रहेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता यहाँ पे 2 और 3 ही हाइड्रोजन रहेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा और जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा। अब यहाँ पे 4 सिलेन है तो इसको हम बोलेंगे टेट्रासिलेन। क्या बोलेंगे? टेट्रासिलेन। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे सिलिकॉन ने तीसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे सिलिकॉन ने चौथे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया और सेम एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, सेम एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा उतना कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होगा। यहाँ पे सिलिकॉन का बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। देखो ना यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच में बॉन्ड है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड जो स्ट्रांग रहेगा वो कार्बन कार्बन के बीच का, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, और जिसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा रहेगा उतना कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा कार्बन इन तीनों के कंपैरिजन में, और सबसे कम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा जर्मेनियम। ठीक है, इस प्रकार से। ओके देवर्स, जब मोनोमर से डाइमर बना तो 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? गुड क्वेश्चन।
इसके पास देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiH4 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Si2H6 ऐसे। तो जब एक मोनोमर से दूसरा मोनोमर बनता है, डाइमर बनता है, तो ये H2 गैस को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? H2 गैस को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं देवर्ष, ये हाइड्रोजन जो रहेंगे वो H2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है। हाँ, महावीर, जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। महावीर सही है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है महावीर, ओके। स्लाइड को देखो एक बार, स्लाइड को पढ़ लो एक बार, स्लाइड को देखो, स्लाइड के ऊपर का पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ लिया? पढ़ के हो गया? ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला हमारे पास सिलिकॉन है, ध्यान देना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन हमको देखना है और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बॉन्ड भी 4 बनाएगा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3Cl। क्या लगा दिया? CH3Cl। if हम CH3Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो CH3 के पास कितने वैकेंसी रहेंगे और Cl के पास कितने वैकेंसी रहेंगे। सपोज मैंने CH3Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया तो CH3 के पास कितने वैकेंसी रहेंगे और Cl के पास कितने वैकेंसी रहेंगे। तो CH3 के पास एक वैकेंसी रहेगा और Cl के पास एक वैकेंसी रहेगा। तो Cl के पास एक वैकेंसी है और CH3 के पास एक वैकेंसी है। मुझे बताओ सिलिकॉन के पास कितने वैकेंसी है? सिलिकॉन के पास कितने वैकेंसी है? हाउ मेनी वैकेंसीज विद सिलिकॉन? तो सिलिकॉन के पास 4 वैकेंसी है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज विद सिलिकॉन आर 4। अब एक CH3 के पास एक वैकेंसी है, एक Cl के पास एक वैकेंसी है, तो मुझे कितने CH3Cl यूज करने पड़ेंगे? इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कितने CH3Cl यूज करने पड़ेंगे? मुझे कितने CH3Cl यूज करने पड़ेंगे? मुझे 2 CH3Cl यूज करने पड़ेंगे। एक CH3Cl यहाँ यूज किया और दूसरा CH3Cl यहाँ यूज किया। ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम तोड़ने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 with 1 वैकेंसी एंड Cl with 1 वैकेंसी। तो CH3 के पास एक वैकेंसी होगा और Cl के पास एक वैकेंसी होगा। एक Cl यहाँ चला गया, ये CH3 यहाँ चला गया, ये Cl यहाँ चला गया और ये CH3 यहाँ चला गया। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बना सकते हो? क्या बनेगा? बीच में रहेगा सिलिकॉन, बीच में रहेगा सिलिकॉन, अपर साइड में रहेगा क्लोरीन, यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे रहेगा CH3। समझ में आ गया है? ये क्लियर है?
तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये Cl और Cl के बीच का एंगल कितना है? ये Cl और Cl के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? Cl और Cl के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? कितना होना चाहिए? तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना होना चाहिए? 90। वेरी गुड। कितना गलत आंसर देते हो आप? इतना गलत आंसर कोई देता है? अरे इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5। कितना होना चाहिए? 109.5। भूल गए? इसका मतलब हर किसी में बॉन्ड एंगल कितना होगा? हर किसी में बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी पॉसिबल है। सिलिकॉन attached to chlorine, attached to chlorine, attached to CH3, attached to CH3। दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब सेम है। आपको लगता है कि दोनों डिफरेंट है, आपको लगता है कि दोनों डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। आपको लगता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन सेम साइड में है और यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है। रियल में ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। एग्जांपल के लिए देखो, ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन है और ये दोनों जो दिख रहे हैं वो क्लोरीन है। आप ऐसे देखोगे इस साइड से तो ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है। ऐसा हो गया ये ऐसे, एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे और एक CH3 नीचे, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जब सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों CH3 अपोजिट साइड में है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इफ आप ऐसे देखोगे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों CH3 जो रहेंगे वो एडजेसेंट है, लेकिन आप कैसे भी देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो भले ही आपको देखने में अलग लग रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सिलिकॉन अटैच्ड टू क्लोरीन, अटैच्ड टू क्लोरीन, अटैच्ड टू CH3, अटैच्ड टू CH3। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। इनमें से दिया, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। ठीक है, ओके। आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे तो वो चलेगा। ठीक है, एंड में आंसर यही मिलेगा दिया, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं गया, ऊपर से बोल दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब इसका रिएक्शन हम H+ और OH- के साथ करते हैं। इसका रिएक्शन तो कौन है जो H+ आयन के साथ जाना पसंद करेगा? इनमें से कौन H+ आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा? इनमें से कौन H+ आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl। तो यहाँ पे हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दिस इज Cl- और H+। अब एक वाटर मॉलिक्यूल एक H+ आयन देगा और वो H+ आयन Cl के साथ चले जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कितने Cl मॉलिक्यूल है? ऐसे यहाँ पे कितने Cl मॉलिक्यूल्स है? ऐसे यहाँ पे 2 Cl मॉलिक्यूल है और इसीलिए हम पानी भी 2 ग्लास यूज करेंगे। इसलिए हम पानी भी 2 ग्लास यूज करेंगे और इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो सिलिकॉन विल बी प्लस एंड क्लोरीन विल बी माइनस। Silicon will be plus and chlorine will be minus. This H+ ion goes with Cl. This H+ ion goes with Cl. अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो हमको मिलेगा तो एक OH यहाँ जाएगा, दूसरा OH यहाँ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा OH attached to Si, attached to CH3, attached to CH3, attached to OH। यहाँ तक समझा है तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में डाउट्स लिखना है। रिपीट करना है। देखो त्रिशा, हमने ये बनाया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना त्रिशा? हाँ।
अब इस सिलिकॉन के पास दो मिथाइल ग्रुप है, ओके महावीर बता दो आप लोग भी, ठीक है। तो इस सिलिकॉन के पास दो CH3 है और इस सिलिकॉन के पास दो क्लोरीन है, ठीक है, 1 2 3। आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सही है, कोई भी एक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से गया तो मैंने सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं सर यहाँ पे जो H+ आयन है वो क्लोरीन के साथ क्यों गया, वो CH3 के साथ क्यों नहीं गया, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे ये स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करना होगा। मैं वो स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करता हूँ इस साइड में। यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। इस क्लोरीन के पास देखोगे तो 3 लोन पेयर है और इस क्लोरीन के पास जो है वो 3 लोन पेयर है। अब मुझे बता, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। इन चारों में से कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन और क्लोरीन, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? पहले इतना बता दो। ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इनमें से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जब हमारे पास पानी होता है और पानी को यूज करेंगे तो ये H+ और OH- आयन देगा, समझ में आ रहा है? H+ और OH देगा। तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो इन दोनों में से H+ आयन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ इनमें से कौन बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच ही बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इन सब में से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है और इसीलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया और जब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस। अब इस क्लोरीन का वैलेंसी 1 है और क्लोरीन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं। देखो क्लोरीन या तो 1 बॉन्ड बनाएगा या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या तो 5 बॉन्ड बनाएगा या तो 7 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 का है, इतने ही वो बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे उसने 2 बॉन्ड बनाए। ये इवन नंबर में बॉन्ड नहीं बनाता है, ये ऑड नंबर में बॉन्ड बनाता है। तो इसने जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाया है और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसने जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाया है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और सिलिकॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन बनेगा नेगेटिव और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? HCl। क्या मिलेगा? HCl। ये HCl कैसे बना वो समझ में आ गया? HCl देखो, HCl कैसा बना वो समझ में आ गया? ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां से HCl बाहर निकलेगा तो सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? ग्रेसिन। ग्रेसिन। सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा?
सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, तो सिलिकॉन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो देखना पड़ेगा। सिलिकॉन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो सिलिकॉन के ऊपर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, इस पॉजिटिव के साइड में कौन जाएगा, ग्रेफिन कौन जाएगा, तो इस पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, OH चला जाएगा। समझ में आ गया। और इसीलिए OH जो है उसने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, CH3 के साथ नहीं। और H+ आयन के साथ Cl क्यों चला गया, उसका रीजन भी मैंने यहाँ बता दिया। तो हाइड्रोजन Cl के साथ क्यों गया वो भी बता दिया, और सिलिकॉन के ऊपर OH ने क्यों अटैक किया, OH ने CH3 के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया वो भी बता दिया। जिनको ये समझ में आ गया है वो हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज आप अपना डाउट पूछ सकते हो। देवर्स, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सेम है। आपको ऐसा लगता जरूर है कि इसमें बॉन्ड एंगल 90 है और इसमें बॉन्ड एंगल 180 है, ऐसा नहीं है। वो आपको देखने में भले ऐसा लगे, बट रियल में वहां पे हर किसी का बॉन्ड एंगल 109 है। देवर्स, रियल में उसका हर किसी के साथ बॉन्ड एंगल 109 है। रियल में नहीं है कि दोनों Cl अपोजिट या सेम नहीं है। आप ऐसे देखोगे तो लगेगा कि दोनों सेम साइड में है, आप ऐसे देखोगे तो लगेगा कि दोनों अपोजिट साइड में है, बट रियल में ऐसा नहीं है। आप ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर देखोगे तो हर किसी में बॉन्ड एंगल उतना ही है, और जब बॉन्ड एंगल उतना ही रहेगा तो रिपल्शन भी उतना ही रहेगा। समझ में आ गया देवर्स? ओके। महावीर सर, इलेक्ट्रॉन रिच है और OH भी इलेक्ट्रॉन रिच है, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा। जब हमने बॉन्ड को तोड़ा तो सिलिकॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। हाँ, इसलिए दिया। अब दिया ने मुझे पूछा है, जैसे आपने यहाँ पे मोनोसिलेन, डायसिलेन, हेक्सासिलेन बोला है, तो ऐसे कितने सिलेन्स हो सकते हैं? यस। हाँ, तो दिया ने पूछा है ऐसे कितने सिलेन्स हो सकते हैं। ये पढ़ने के लिए हमने ग्रुप नंबर 14 का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखा था। ग्रुप नंबर 14 का रिएक्शन हमें हाइड्रोजन के साथ देखा था। तब मैंने आपको सबसे पहले कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ाया था। तब बोला था, यहाँ पे देखो, सही है? हाँ, ठीक है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है, कि बॉन्ड एंथैल्पी से पता चलेगा कि वो कितना कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है और कितने बॉन्ड बना सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया इस स्लाइड के ऊपर मैंने पढ़ाया था, कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी 1 से लेकर 100 तक बना सकता है। मतलब ऐसे 100 कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जब सिलिकॉन की बात आती है तो सिलिकॉन में मैक्सिमम 8 ही सिलिकॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। 8 से ज्यादा सिलिकॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मतलब मैक्सिमम ये ऑक्टासिलेन बना सकता है, ऑक्टासिलेन से ज्यादा नहीं बनेगा। दिया क्लियर है? ओके, हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये प्लानर है, नॉन प्लानर है? ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लानर है, नॉन प्लानर है? नॉन प्लानर, ओके।
सिलिकॉन ने OH के साथ बॉन्ड क्यों बनाया? सिलिकॉन ने OH के साथ बॉन्ड इसलिए बनाया है क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर प्लस चार्ज आया था और OH के ऊपर माइनस था, और इसलिए माइनस ने प्लस के साथ बॉन्ड बनाया। ओके, तो ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए या 3 डायमेंशनल? दिस स्ट्रक्चर शुड बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। ओके गुड। ये मेरा एक मोनोमर है, यहाँ पे मैंने एक दूसरा मोनोमर लगा दिया, Si attached to OH, attached to CH3, attached to CH3, attached to OH, दूसरा मोनोमर। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा मोनोमर लिखता हूं, यहाँ पे मैंने तीसरा मोनोमर लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनाया, तो मुझे बताओ सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कौन से होगा? इसमें से OH चला गया तो सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? सिलिकॉन के ऊपर चार्ज रहेगा प्लस और O के ऊपर रहेगा माइनस। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? यहां से H2O को निकालेंगे। देखो, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ ज्वाइंट होगा तो ये डाइमर बनेगा। क्या बनेगा? डाइमर। और जब ये डाइमर बनेगा तो डाइमर बनाने के लिए वो H2O को लूज करेगा। किसको लूज करेगा? H2O को। तो यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H। OH और सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो सिलिकॉन के ऊपर +1 चार्ज रहेगा और OH के ऊपर -1 रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो H के ऊपर चार्ज रहेगा प्लस और O के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस। पहले इतना समझ लो, ये समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया तो क्या होगा? अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये वाला। बाय प्रोडक्ट है महावीर, वो बाय प्रोडक्ट बन गया। अरे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इसमें किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये जो O- है वो सिलिकॉन प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सिलिकॉन प्लस के साथ। दिया। सेकंड में हाइड्रोजन प्लस क्यों नहीं है? कहां पे हाइड्रोजन प्लस नहीं है? इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं, एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर के साथ ज्वाइन करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए हमारे पास H+ और OH- होना चाहिए। तो एक मोनोमर से OH- आयन चला गया तो सिलिकॉन के ऊपर +1 चार्ज आएगा, दूसरे मोनोमर में से H+ आयन चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दूसरे साइड में क्या होगा? यहाँ का जो OH रहेगा ये यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ये बनेगा H+, ये बनेगा O-, ये रहेगा H+ और ये रहेगा O-। अब क्या होगा? यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये O- जो है ये O- सिलिकॉन प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, एक मोनोमर ने दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, डाइमर बन गया।
ये डाइमर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइमर बनेगा, ये ट्राइमर किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा H attached to O attached to Si attached to CH3 attached to CH3 attached to O attached to Si attached to CH3 attached to CH3 attached to O Si attached to CH3 attached to CH3 attached to OH। ये सिलिकॉन यहाँ पे है, ये सिलिकॉन यहाँ पे है और ये वाला सिलिकॉन यहाँ पे है। एक बार देख लो, समझ लो, नहीं समझाए तो पूछो। समझाए तो हैंड रेज करना है, नहीं समझाए तो चैट बॉक्स में लिखना है। यस, H2O रिलीज होगा इस रिएक्शन में, H2O रिलीज होगा। इस रिएक्शन में H2O रिलीज होगा। महावीर, हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हम ये नहीं देखते कि हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा या बाय प्रोडक्ट कहाँ पे गया है। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो मेन टारगेट होता है वो होता है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बाय प्रोडक्ट के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, वो बाय प्रोडक्ट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार स्लाइड में देख लो। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन। ठीक है, ओके। दिस इज जियोलाइट। क्या आपने जियोलाइट का नाम सुना है कहीं पे? जियोलाइट का नाम सुना है कभी पहले? हाँ, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट में लिखा गया है जियोलाइट इट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। तो SiO2 का 3D स्ट्रक्चर है जियोलाइट। जियोलाइट को बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है SiO4 -4, इसको बोलते हैं सिलिकेट। इसको बोलते हैं सिलिकेट। सपोज इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने यूज किया Na4SiO4, तो इसको बोलेंगे सोडियम सिलिकेट। क्यों? क्योंकि सिलिकेट को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है सोडियम। सपोज सिलिकेट को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा मैग्नीशियम +2, तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम सिलिकेट। और सिलिकेट को स्टेबलाइज करने का काम करेगा एल्यूमिनियम +3, तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट। इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट। सपोज हमने बोला है सिलिकेट को न्यूट्रलाइज करने का काम कैल्शियम +2 करेगा। सिलिकेट को न्यूट्रलाइज करने का काम जब कैल्शियम करेगा तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सिलिकेट। अब यहाँ पे जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनका काम क्या है? इनका काम है कि सिलिकेट के ऊपर जो चार्ज है,
सिलिकेट के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को बैलेंस करना, क्योंकि चार्ज वाला मॉलिक्यूल हमेशा अनस्टेबल होता है और न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो हमेशा स्टेबल रहेगा, और इसीलिए यहाँ पे हमने कैटायंस को यूज किया है। आप बाजू में जियोलाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि जियोलाइट जो रहेगा वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करेगा। जियोलाइट इज यूज्ड as a catalyst in photochemical industry, that is cracking of hydrocarbon. Cracking of hydrocarbon क्या होता है ये मैंने पढ़ाया था। लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को स्मॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो काम करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग, और क्रैकिंग को करने के लिए जियोलाइट को यूज करते हैं। जियोलाइट का एक नेम है, जैसे अभी जो कोरोना आया है उसका नाम है कोविड-19, वैसे ही जियोलाइट का एक टाइप है ZSM5। तो ये जो ZSM5 होता है ये अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैसोलीन में। तो जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करता है ZSM5। Hydrated zeolites are used as a ion exchanger. Okay. जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था, सॉरी, ये हमने हार्डनेस ऑफ वाटर में देखा था। हार्डनेस ऑफ वाटर में गैसोलीन इज अ टाइप ऑफ फ्यूल व्हिच इज यूज्ड फॉर एरोप्लेन्स। ठीक है। जब हमने वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा था, जब हमने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा था, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आयन एक्सचेंजर मेथड को पढ़ा था। तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नंबर 4 में यही लिखा हुआ है कि आयन एक्सचेंजर मेथड में हम जियोलाइट को यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। गैसोलीन इज अ टाइप ऑफ फ्यूल व्हिच इज यूज्ड इन एरोप्लेन। दिस इज द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के यूजेस आपको बस रीड कर लेना है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये एक स्लाइड आपको बस रीड करनी है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट कॉमन है। ठीक है, हाँ, जिनके जिनके स्क्रीनशॉट बाकी है सभी स्लाइड दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। So this is the end of group number 13 and group number 14. This is the end of group number 14 and group number 13. ठीक है, तो जो 10th और जो S ब्लॉक और P ब्लॉक वाला चैप्टर बाकी था उस चैप्टर को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, तो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और 11 का जो सिलेबस है वो आज हो गया है पूरा। 11 का जो सिलेबस है आज हो गया है पूरा।